सभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग चल रही है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी है। कानपुर में अभी तक 33.79% वोटिंग हुई है। बहराइच में 40.61% वोटिंग हुई है। शाहजहांपुर में 36.38% मतदान हुआ है। अकबरपुर में 38.2 और उन्नाव में 38.60% वोटिंग हुई है। सीतापुर में 42.65% मतदान हुआ है। इटावा में 37.68%। हरदोई में 1 बजे तक 39.45% मतदान हुआ है। कन्नौज में 1 बजे तक 43.14% वोटिंग हुई है। लखीमपुर खीरी में 1 बजे तक 43.9%। मिश्रिख में 1 बजे तक 38.94% मतदान हुआ है। धौरहरा में 1 बजे तक 43.25% वोटिंग हुई है। फर्रुखाबाद में 1 बजे तक 40.39% मतदान हुआ है। तो चौथे चरण का मतदान लगातार जारी है और अलग अलग जगहों के परसेंटेज आपको हम बता रहे हैं। तो चौथे चरण का मतदान 13 सीटों पर आज आपको बता दें कि वोटिंग तो चौथे चरण में आपको बता दें कि 13 सीटों पर मतदान अभी चल रहा है। बहराइच में 40.61% मतदान हुआ है। शाहजहांपुर में 36.38% मतदान हुआ है। अकबरपुर में 38.2% मतदान हुआ है। तो ये 1 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज हैं। चौथे चरण की वोटिंग अभी भी चल रही है। 6 बजे तक आपको बता दें कि ये जो मतदान है वो जारी रहेगा। तो इंदौर हरा में बसपा प्रत्याशी के साथ हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। ये लोकतंत्र का महापर्व है। जनता का स्पष्ट रुझान है। इस बार धौरहरा लोकसभा में इस बार परिवर्तन करने जा रही है जनता। पूरे स्पष्ट रूप दिखाई दे रहा है। बहुत सी ऐसी पोलिंग बूथ हैं जहां पे लोगों ने अभी सड़क नहीं तो वोट नहीं के नारे लगा रहे हैं और अब भी लोग रुके हुए हैं जो वोट नहीं डाल रहे थे। मैं कई ऐसी पोलिंग बूथ पे गया हूँ जहाँ पे वोट शुरू करवा दिया है। लोगों की मांग, मैंने कहा है कि मैं यहाँ से सांसद चुन के गया तो मैं ये आपकी मांगे पूरी करूँगा और जनता इस बार पूरे मूड। तो शाहजहांपुर में जितिन प्रसाद ने वोटिंग के बाद क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। अपार जन समर्थन मिल रहा है और आज आप देखिएगा शाहजहांपुर में हमारे प्रत्याशी लोकसभा के अरुण सागर और यहाँ उपचुनाव ददरौल विधानसभा में अरविंद सिंह, सब वोट कमल के फूल पे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, उनके तीसरे कार्यकाल के लिए और 10 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो कार्य हुए हैं देश में, वो सबके सामने है। उसके आधार पर जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। प्रचंड बहुमत से कमल का फूल खिलेगा। विपक्ष बिल्कुल हताश है और जो भी उसके दावे हैं बिल्कुल धूल में उड़ जाएंगे। तो जितिन प्रसाद आप देख सकते हैं किस तरीके से वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए थे। वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने ये भी कहा कि इस बार प्रचंड बहुमत के साथ वो जीत दर्ज करेंगे। तो आज कई बड़े दिग्गज प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत ईवीएम में लगातार कैद हो रही है, चूंकि अब ये पोलिंग 6 बजे तक चलेगी। मतदान अभी तक लगातार चल रहा है। सुबह जब वोट करने के लिए पहुंचे थे जितिन प्रसाद, उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो जितिन प्रसाद ने आज वोट किया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से वोट कास्ट करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जीत का दावा उन्होंने किया और कहा कि जनता का स्पष्ट जो रुझान है वो दिखा रहा है कि एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जीतेगी। तो जितिन प्रसाद जो कि वोट करने के लिए पहुंचे थे वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो चौथे चरण का जो मतदान है वो लगातार जारी है और आज 13 सीटों पर आपको बता दें कि वोटिंग हो रही है। कई बड़े नाम हैं आज चुनावी जंग में, जहां पर आज इनके किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो रहा है।
तो चौथे चरण का मतदान जारी है। लगातार वोटिंग परसेंटेज आप देख रहे हैं किस तरीके से चल रहा है, लेकिन इस मतदान को किस नजरिए से देखा जाए और इस बार अब चौथे चरण में क्या कुछ हो रहा है, इस पर थोड़ी और चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े, पहले उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं। अपर्णा दीक्षित हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। अपर्णा जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। अशोक तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अशोक तिवारी जी, आपका भी स्वागत। तो मनीष अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनीष अग्रवाल जी, आपका भी स्वागत है। अपर्णा जी, आपसे शुरुआत करेंगे, क्योंकि अब तो फोर्थ फेज तक पहुंच गए हैं। लगातार हम लोग देख रहे हैं, वोटिंग भी चल रही है अभी 6 बजे तक, हालांकि मतदान चलेगा। वोटिंग परसेंटेज को देखते हुए क्या कुछ आपको नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बड़े चेहरे हैं जो इस फोर्थ फेज में भी जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। अपर्णा जी। जी देखो, 1 बजे तक का जो मतदान आया था वो लगभग 51 दशमलव कुछ था, 51% कुछ था। तो अब की बार जो वोटिंग का परसेंटेज है, आप देखेंगे कि मौसम में भी जो कल रात को बारिश हुई है जगह जगह पर, उसका भी असर देखने को मिला है। साथ में जो भारतीय जनता पार्टी के जो मेन वोटर हैं, जो जनता का प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है सुबह से, वो कहीं किसी से छिपा हुआ नहीं है कि किस प्रकार लोग पहले जलपान नहीं करेंगे, पहले मतदान करेंगे फिर जलपान करेंगे के हिसाब की जो थीम भारतीय जनता पार्टी की जो बूथ स्तर से चली आ रही है, जो स्कीम हर बूथ पर 370 हम वोट बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, वो बूथ अध्यक्ष के उसमें लगातार चल रहा है। और ज्यादा से ज्यादा वोट पड़ सके, इस पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगे हुए हैं। लगातार जो शीर्ष नेतृत्व भी आप देख सकते हैं कि जिस हिसाब से जनता आशीर्वाद दे रही है माननीय नरेंद्र मोदी जी को, वो किसी से अछूता नहीं है। जैसे 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई थी, और इस बार जो नारा दिया गया है उत्तर प्रदेश में भी हम 80 की 80 सीट लेकर आएंगे, क्योंकि विपक्ष की स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर है और 400 पार का जो नारा दिया है उस तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। ठीक है अपर्णा जी, अब विपक्ष की स्थिति कमजोर है, या आप 400 पार करेंगे या आप 80 की 80 जीतेंगे, इसके लिए हम लोग थोड़ा 4 तारीख का इंतजार करते हैं। लेकिन अपर्णा जी, एक वजह मुझे बताइए, जो कि पिछली बार 19 से जब हम लोग तुलना कर रहे हैं तो ये वोटिंग परसेंटेज गिरा हुआ है। विपक्ष का ये कहना है कि उत्साह नहीं है, और विपक्ष साफ तौर पर इसको ये कह रहा है कि आप लोगों के नेताओं की जो लोकप्रियता थी वो अब निम्नतम स्तर पर धीरे धीरे आ रही है, इसलिए लोग वोट करने के लिए ही नहीं निकल रहे हैं। आपका वोटर घर से बाहर नहीं निकल रहा और आप कह रहे हैं कि आप 80 की 80 सीटें जीतेंगे। देखिए, अगर ऐसा विपक्ष का कहना है तो मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल सही बात है ऐसे बोलना, क्योंकि इनके बस्ते, इनके यहाँ पर जो बस्ते लगाए जा रहे हैं वो गलत जगहों पर लगाए जा रहे हैं, तो प्रशासन रोक रहा है। इनके बस्ते 1 बजे के बाद उठ जाते हैं कहीं कहीं, तो इसमें विपक्ष की अपनी खुद की गलतियों को छिपाने वाली बात सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो कोर वोटर है, वो चाहता है जो विकास हुआ है उस पर हम वोट करेंगे, और विकास उन्हें दिख रहा है। जमीन पर जब विकास दिखता है वोटरों को तो वो जाकर वोट करते हैं। इनके प्रशासन, इनके शासन काल में या किस तरीके का कुशासन था उसको भी जनता ने देखा है, तो इस हिसाब से जो नीरसता बढ़ी है वोटरों के अंदर, जो खासतौर से इनका जो वोटर था उसमें नीरसता बढ़ी है, वो अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। कारण ये रहा है वोटिंग परसेंट गिरने का। वोटिंग परसेंट गिरने का कारण ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के वोटरों में नीरसता आई है, बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ का जो वोटर है, हमारे यहाँ का जो कार्यकर्ता है, सबसे पहले कार्यकर्ता है बूथों पर जाकर अपने अपने कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनको बाहर निकालने का और मतदान कराने का कार्य करता है। और सुबह से आप देखोगे चौथे चरण में फर्रुखाबाद की जो वोटिंग चल रही है, मैं देख रही हूँ काफी अच्छा चल रहा है। कन्नौज की वोटिंग भी काफी अच्छी चल रही है, और भी जो सीट्स हैं उनमें भी काफी सुनने को मिला है। लेकिन अभी कन्नौज के ही एक सीट पर अभी माननीय अखिलेश यादव जी गए थे, उन्होंने ये कहा है कि कौन है भाजपा के गुंडे जो बाहर निकल के सामने आए, तो ऐसे करके तो वो बात कर रहे हैं। अभी आज मतदान है, आज तो कम से कम अपनी बारी। ठीक है, चलिए, राजनीतिक तौर पर ये बयानबाजियां होती रहती हैं, लेकिन आप ये कह रही हैं कि आपका वोटर घर से बाहर निकला हुआ है, तो भाई ये जो वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है ये कौन नहीं निकल रहा है, इस पर थोड़ा सा चर्चा और करते हैं। अशोक जी हमारे साथ मौजूद है। अशोक जी, एक तो वोटिंग परसेंटेज तो अभी 19 के मुकाबले काफी कम हम लोग को नजर आ रहा है, दूसरा ये है इस चौथे चरण में कितना आश्वस्त हैं आप लोग? जी जी, देखिए, पहला चरण से ही शुरू हो गया है। पहले चरण से ही हमारी विजय शुरू हो गई, विजय यात्रा शुरू हो गई, और दूसरे चरण में भी वही हालत रही। तीसरा चरण भी हमारा अच्छा गया। अब चौथा चरण, ये तो मध्यम मतलब बीच का चुनाव है। 3 चरण उधर हो गए, 3 चरण उधर, एक मध्यम वर्ग का चुनाव है। और इस समय जो है मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास बहुत ज्यादा हाशिए पर है। मिडिल क्लास समझ नहीं पा रहा है कि वो डालें कि न डालें, क्या करें, किसको दें, और उसमें उसको समझ में यही आ रहा है कि इंडिया गठबंधन को वोट दें, क्योंकि जो है इंडिया गठबंधन ने ही ऐसे वादे किए हैं जो समाज को जो है महंगाई कम करने वाले हैं या रोजगार देने वाले वादे किए हैं। किसानों के लिए हमने जो है एमएसपी की गारंटी की बात कही है, हमने किसानों को कर्जा माफ करने की बात कही है। तो हमारे घोषणा पत्र के आधार पर हमें
चुनने के लिए मतदाता निकल रहा है इस समय इंडिया गठबंधन को, समाजवादी पार्टी को खासतौर से, और कांग्रेस को भी। तो सवाल इस बात का है कि इस समय जो 4 साल की नौकरी सेना में दी गई थी नौजवानों में, उसमें उत्साह की जब इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी तो 4 साल की नौकरी खत्म होकर के रेगुलर नौकरी इनको मिलेगी। तो तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर वोट पड़ रहा है इसमें। नहीं तो अशोक जी, फिर वो उत्साह दिखना चाहिए था ना, उस तरीके से यूथ दिखना चाहिए था। ये वोटिंग परसेंटेज एकदम आगे हम लोगों को बढ़ता हुआ 19 का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ता हुआ दिखना चाहिए था, लेकिन वो चीज भी नजर नहीं आ रही। अगर निरस्ता है, ये वोटिंग परसेंटाइल कम है, तो ये कैसे माने कि ये आपका ही वोट है? अपर्णा जी कह रही है उनका वोट है, आप कह रहे हैं ये आपका वोट है, ये कैसे माना जाए भाई? ये बढ़ना चाहिए था ना फिर। समझने की बात है सर, समझने की बात है। उत्साह है वोटर में, एक परंपरागत वोटर है भाजपा का, कोर वोटर कहते हैं जिसको, आरएसएस का भी कुछ वोटर है जो कि निराश है इस समय, हताश है इस समय। उसको तानाशाही पूर्ण रवैया जो भाजपा में नेताओं का इस समय है, शीर्ष नेताओं का, वो पसंद नहीं कर रहा है। वो भी महंगाई से मार खा रहा है, वो भी बेरोजगारी झेल रहा है। तो वो जो वर्ग है, वो वर्ग इतना हतोत्साहित हो गया है कि वो निकल ही नहीं पा रहा है, वोट डालने का मन ही नहीं कर रहा है उसका, क्योंकि वो परंपरागत वोटर है भाजपा का। भाजपा परेशान है, अंदर अंदर बौखलाई हुई है। और जो वोट पड़ रहा है, किसानों का वोट पड़ रहा है, नौजवानों का वोट पड़ रहा है, जो लोग महंगाई से मार खा रहे हैं, ऐसे लोगों का वोट पड़ रहा है। आधी आबादी भी वोट दे रही है जो महंगाई की मार खा रही है। सवाल इस बात का है कि इसी से भाजपा को चिंता है, भाजपा की पेशानी पे बल पड़ रहा है। भाजपा आज उसके शीर्ष नेता एकदम असमंजस में है कि कौन सा मुद्दा ले आए, हम ये करें कि वो करें, ऐसा करें कि वैसा करें, हिंदू करें कि मुसलमान करें, क्या करें क्या ना करें। इस पर परेशान है वो, मुद्दों से भाग रहे हैं, मुद्दों से बेचैन है, और मुद्दे हैं। ठीक है अशोक जी, वो मुद्दे से भाग रहे हैं, आप मुद्दे से स्टिक होकर के रहिए। बहरहाल 4 तारीख का हम लोग सब इंतजार कर लेते हैं। मनीष जी, ये वोटिंग परसेंटेज आपको क्या कहता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि 2 पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हुए हैं यहाँ पर, दोनों ही प्रमुख पार्टियां उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर हम लोग चर्चा करें, दोनों का ये मानना है कि जो वोटिंग दिख रही है वो उनके पार्टी के लिए है। यानी कि बीजेपी कह रही है हमारा वोटर निकला, समाजवादी पार्टी कह रही है हमारा वोटर निकला, इनका वोटर निराश है, वो कह रहे हैं उनका वोटर निराश है। ये क्या कारण आपको नजर आ रहा है और इसको आप कैसे देख रहे हैं? 4th फेज तक आते आते चुनाव क्या कह रहा है? देखिए, मैं आपकी दोनों बातों का जवाब देता हूँ। पहली चीज, समाजवादी पार्टी और भाजपा की प्रवक्ता जो भी कुछ बोल रहे थे, जैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमारे जो वादे हैं वो लोगों को पसंद आ रहे हैं, वो हमारे वादों पे वोट कर रहे हैं कि हम उनको ये आके देंगे। लेकिन मैं इसमें ये बदलाव देखना चाहता था कि यूपी में 4 बार समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री रहे हैं। इस देश में करीबन 60 साल कांग्रेस की सरकार रही है, यूपी में 50 से 55 साल कांग्रेस की सरकार रही है। अगर इनके घोषणा पत्र में ये लिखा होता कि हमने अपने कार्यकाल में इतनी नौकरियां दी और जब हम आएंगे तो इतनी और देंगे, तो मुझे लगता है वो मैसेज ज्यादा अच्छी डाउनलोड होती। जैसे आप देखिए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैंने 4 करोड़ आवास दिए हैं और अब अगर फिर आएंगे तो 3 करोड़। ये चीजें कंपैरिजन में होती तो हम वोट को जरा टैली कर पाते। दूसरी चीज, आप सही कह रहे हो कि वोटिंग परसेंटेज गिर रहा है, लेकिन मैं आपको एसबीआई की एक रिपोर्ट का हवाला देना चाहता हूं जो डॉक्यूमेंटेड है कि फर्स्ट फेज और सेकंड फेज एंड टेंटेटिवली थर्ड फेज जो भी वोटिंग हुई है वो उतने ही वोट हैं जो 2019 में पड़े थे। ये हम कह सकते हैं नया वोटर ऐड नहीं हुआ है, लेकिन पुराने वोट कहीं से कम नहीं हुए। और अगर डिटेल्ड स्टडी में आप जाइए तो 2019 के कंपैरिजन में फर्स्ट और सेकंड फेज में 8.5 लाख वोट ज्यादा पड़े हैं, जिसमें कि 65% महिलाओं ने वोट किया है, 33% पुरुषों ने करा है। अब अगर आप इस डेटा को स्टडी करें तो पक्ष और विपक्ष दोनों को लग रहा है, पक्ष को यह लग रहा है कि सीटें बढ़ती नहीं दिख रही है, बहुत ज्यादा बदलाव वोट नहीं पड़ रहा है, लेकिन विपक्ष को यह दिख रहा है कि कोई नया वोटर नहीं निकल रहा है। आप देखिए, भाजपा का नैरेटिव है 400 पार, और लोग क्या कह रहे हैं, नहीं कह पा रहे हैं ना कि हम 272 लाएंगे। ये कह रहे हैं भाजपा की 100 आएंगी, 150 आएंगी, 120 आएंगी, पहले कह रहे थे 200 आएंगी। दूसरी चीज, अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी यूपी में संयुक्त चुनाव लड़ रहे हैं। कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं? 80 सीटों पे लड़ रहे हैं। क्या 80 से सरकार बनेगी? लेकिन क्या कोई और उनका इंडी गठबंधन जो है वो ये कह रहा है कि हाँ हमारी इतनी आएंगी और हम सब जोड़ के सरकार बनाएंगे? वो एक दूसरे के लिए प्रचार करने नहीं आ पा रहा। केजरीवाल जी ने जेल से बाहर निकलते ही अपना घोषणा पत्र दिया है। उन्होंने एक सांसद होने के बाद देश के लिए घोषणा पत्र दिया है। आप बताइए, जनता कैसे विश्वास करेगी कि जिस पार्टी के पास स्ट्रेंथ नहीं है उसकी घोषणाओं पर विश्वास करा जाए? अगर ये घोषणा पत्र ऐसे आता कि इंडिया गठबंधन की
संयुक्त पार्टियों ने बंगाल में इतनी नौकरियां दी है, हिमाचल प्रदेश में इतनी नौकरियां दी है, कर्नाटक में इतनी दी है, और इस प्रकार से अब हम देश में देंगे। क्योंकि ये जो डेटा पब्लिक को भ्रमित करता है ना, सरकारी नौकरियां तो गिनती की है, लिमिटेड है, उतनी मिलेंगी, लेकिन अगर किसी राज्य में प्राइवेट रोजगार बढ़ रहा है तो क्या वो राज्य का रोजगार है? कभी नहीं होता, वो पूरे देश का रोजगार है। प्राइवेट कंपनियां कभी भी नहीं, बिल्कुल सही बात मनीष जी आप कह रहे हैं, क्योंकि अगर एक कंबाइंड घोषणा पत्र होता तो मुझे लगता है कि शायद जनता के लिए थोड़ा सा और आसानी हो पाती अगर वो इंडिया अलायंस के पक्ष में वोट कर रहे होते तो। बहरहाल आप लोग बने रहिए हमारे साथ, एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन से जुड़ी हुई यह खबर है, तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुमेधा पाठक प्रधानमंत्री की प्रस्तावक होंगी, ये बड़ी जानकारी है। कल प्रधानमंत्री आपको बता दें कि अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। अब सुमेधा ने कोरिया में परचम लहराया था, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स में उन्होंने पदक भी हासिल किया है, और ये प्रधानमंत्री की नॉमिनेशन के दौरान रहेंगी, प्रस्तावक होंगी। ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये सूत्रों के हवाले से खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि प्रस्तावक होंगी सुमेधा पाठक, ये बड़ी जानकारी है। और सुमेधा पाठक जिन्होंने कोरिया में भारत का परचम लहराया था और वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स में उन्होंने पदक हासिल किया है, ये प्रधानमंत्री की प्रस्तावक होंगी। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उन्नाव का वोटिंग परसेंटेज आपको बता देते हैं। लोकसभा चुनाव में चौथे चरण की वोटिंग चल रही है और उन्नाव का वोटिंग परसेंटेज आप देख लीजिए, अन्नू टंडन और साक्षी महाराज के बीच में यहां पर जंग सीधे तौर पर है। 46.45% यहां पर मतदान है। उन्नाव में 3 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटाइल 46.35%। और अब ये जो आप वोटिंग परसेंटाइल देख रहे हैं, ये वाकई में बड़ा दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। अपर्णा जी, क्योंकि अभी जो बात मनीष जी ने कही उसको आप किस तरीके से देख रही हैं? और दूसरा ये है कि अगर आप कंप्लीट डाटा आप देखना शुरू करें तो 2019 से वो ये डाटा के आधार पर कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा कोई उसमें कमी नहीं है, ओवरऑल उतना ही है जितना 2019 में वोट पड़ा था। तो फिर क्या आप ये मान के चलती हैं कि आप अगर जो 400 पार की बात कह रही थी तो वो 400 पार तो कम से कम नहीं होने वाला है? देखिए, जो नारा दिया गया है शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कि 400 पार आखिर हम लेकर कैसे आएंगे, उस हिसाब से नरेंद्र मोदी ने कई सारे ऐसे इंटरव्यूज भी दिए हैं जिसमें कि हमने बताया है, व्याख्या की है, और अमित शाह जी के ऐसे कई इंटरव्यूज जिसमें मीडिया के माध्यम से भी बताया गया है कि आखिरकार हम जो 400 पार का वो जो ले जा रहे हैं नारा, वो क्यों ले जा पा रहे हैं। तो हर बूथ पर जो काम चल रहा है, बूथ के हम जो सशक्तिकरण हमने किए हैं, पन्ना प्रमुख बनाए थे 2019 से पहले, और 2019 में भी बने थे और अभी भी 2024 में भी बने हुए हैं। तो जो हर व्यक्ति की एक जिम्मेदारी हम लोग देते हैं कि आपकी ये जिम्मेदारी, आपको इस घर में इतने वोट डलवाने, तो उस व्यक्ति की वो जिम्मेदारी होती है कि आपको इन 4 से 5 दिनों में आपको पन्ना प्रमुख बनाया जा रहा है और आप इसके वोट डलवाएंगे। तो जब इस हिसाब से चुनाव को लड़ा जा रहा है, इस हिसाब से मैनेज किया जा रहा है, तो 400 पार का नारा देना, क्योंकि जनता का आशीर्वाद हम लोगों को 19 में मिला था, तो हमें भी इस बार जनता आशीर्वाद देगी, इस बात की हम अपेक्षा करके रखते हैं। और विकास कार्यों की बात करें तो विकास कार्य की नारा 370 हटा दी। और राम मंदिर की बात करें तो राम मंदिर बनवा दिए, कितने लोग, करोड़ों लोगों की आस्था का विषय था। और सीए को आपने लागू करा दिया, आपने कितने 37 किलोमीटर पर डे के हिसाब से रोड बन रहे हैं, एम्स दे दिए, 12 एम्स दे दिए, कितने और करोड़ों रोजगार दे दिए। लोग स्वयं की जो स्वयंसेवी महिलाएं हैं, वो उन्होंने क्या अपने गांव-गांव में छोटे छोटे लघु उद्योग बनाना शुरू कर दिए, अपने खुद के उद्योग चलाती हैं, स्वावलंबी बनी है। तो जब ये काम दिखता है ना जनता को, तो ये तो बात अपर्णा जी आप कह रही है ना। देखिए, अशोक जी ने तो ये कहा कि भाई देखिए, नौजवान आपसे परेशान है क्योंकि आपने उनको रोजगार नहीं दिया, किसान आपसे परेशान है, आपने कहा कि आप 22 में उनकी आय को दोगुना करेंगे, आप वो कर नहीं पाए। ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे, और मिडिल क्लास जो कि आपका एक कोर वोटर माना जाता था, वो इस समय असमंजस की स्थिति में है। वो ये सोच रहा है कि वो अब आपको वोट करे तो किस आधार पर वोट करे, क्योंकि आपने उनको दरकिनार कर दिया और इसलिए आपका वोटर घर से बाहर नहीं निकला है। इसलिए वो आश्वस्त हैं कि उन्होंने जो वायदे किए हैं उसके आधार में जो वोटिंग दिख भी रही है वो उनके पक्ष में जा रही है। आपका वोटर अपने घर में बैठा हुआ है। अपर्णा जी, किसान की आय को दोगुना करने की बात विपक्ष लगातार अब इस मुद्दे को ऊपर उठाती है। मैं आपको आज समझाती हूँ आखिर है क्या। किसानों को आय हम 1.5 गुना देने की बात, 2 गुना देने की जो बात कर रहे थे, उसको मना नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी ने, ना ही ये कहा है कि गारंटी नहीं लेंगे। जो अभी जो बातचीत चल रही है किसानों की और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, कि आखिर कहां पर फंस रही है बात,
तो उस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी भी नेता ने मना किया है कि हम आपको दोगुनी गारंटी नहीं देंगे या फिर हम आपको दोगुना करके नहीं देंगे। तो किसानों को भी ये दिखता है कि जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, बाहर से लाए जा रहे हैं लोगों को और वहां आंदोलन में जाके खड़ा कर दिया जाता है, किसान आंदोलन में जाके फिर उसको मुद्दा बनाया जा रहा है। कितने बड़े स्तर से मुद्दा बनाया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी कि बाहर के लोग भी हस्तक्षेप कर रहे हैं चुनाव में। तो आप बाहर की जो शक्तियां हैं वो भी लगी हुई है विरोध में कि कैसे भी नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को, और जो भारत आगे विकसित भारत देश होने की कगार पर बढ़ रहा है, तो कैसे इसको पीछे धकेला जाए। और अन्य पार्टियों, जो पाकिस्तान जो जिनको समर्थन कर रही है कांग्रेस पार्टी को, ऐसी पार्टियों को आगे लाया जाए। तो आप मंशा समझ रहे हैं, बाहर की विदेशी ताकतें लगी हुई हैं कहीं ना कहीं एक तरीके से कि ऐसे चुनाव हराया जाए और कांग्रेस को लाया जाए, जिससे पाकिस्तान भी खुश हो रहा है। तो कहीं ना कहीं विकास तो हो ही रहा है। और चलिए, चुनाव में बात पाकिस्तान तक जरूर पहुंचती है। अशोक जी, ये जो बात अभी आप कह रहे थे कि भाई इनका वोटर नाराज है या वो मिडिल क्लास उनका कोर वोटर एक समय हुआ करता था, वो घरों से बाहर नहीं निकल रहा है, लेकिन मनीष जी का इस पर मानना यह है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आपके जो वादे हैं उसके साथ अगर जेल कर पा रहे हैं या ज्वाइंट हो पा रहे हैं लोग, या उसके साथ लोग खड़े हो पा रहे हैं, तो फिर वो एक आपका सामूहिक तौर पर होना चाहिए था कि इंडिया अलायंस का ये घोषणा पत्र। अब अलग अलग घोषणा पत्र आप लोग जारी करेंगे तो जनता कैसे आपके साथ जुड़ेगी? देखिए, मनीष जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो अपनी बात कहेंगे, बुद्धिजीवी हैं। अब सारी जनता बुद्धिजीवी तो है नहीं, सारी जनता तो आम जनता है ना, आम जनता है। अरे भाई बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलता, आप क्यों बोलते हैं? नहीं अशोक जी, जनता नहीं, एक सेकंड अशोक जी, जनता बुद्धिजीवी नहीं है ऐसा कैसे कह सकते हैं आप ये कह रहे हैं कि जनता के पास बुद्धि विवेक नहीं है? बुद्धि विवेक बहुत है, जनता के पास आईक्यू बहुत है, लेकिन जनता, मैंने कटाक्ष किया है उनके ऊपर, मैंने बुद्धिजीवी का बहुत ज्यादा बुद्धि उनके पास है, ये बात कही मैंने ना, मैंने कटाक्ष किया है, बहुत बड़े बुद्धिमान है, बहुत बड़े बुद्धिमान है वो, ये बात कही मैंने। आप बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा अपनी बात, समझने देंगे। समझ रहे, समझाइए जी। मैं समझा रहा हूं कि जनता आम जनता है, जनता ऊब चुकी है, थक चुकी है, पक चुकी है, और इस तरह के डिबेट से जनता नहीं प्रभावित होती है। जनता जानती है उसे क्या करना है। जनता का परसेंटेज कम हुआ तो कम हुआ है, वो कहने से नहीं हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अहंकार युक्त भाषा का प्रयोग करेंगे भाजपा के प्रवक्ता लोग अगर, तो उसे जनता का वोट पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता का वोट तो है ही है, और जनता का वोट पड़ेगा, जनता का वोट पड़ रहा है। किसान भाई साहब जोर जबरदस्त वोटिंग कर रहा है, किसान निकल रहा है घर से अपने, वो सरकार को बदलना चाहता है, वो अपने कर्जे माफ कराना चाहता है, वो एमएसपी गारंटी चाहता है। सच्चाई ये है, नौजवान इसलिए वोट कर रहा है क्योंकि उसको 4 साल की नौकरी तो नहीं चाहिए सेना में, उसको पेपर लीक नहीं चाहिए। और जहां तक मध्यम वर्ग की बात है भाई साहब, मध्यम वर्ग तो पिस गया है। मध्यम वर्ग 1 ग्राम सोना नहीं ले सकता इस समय, 1 ग्राम सोना लेना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। चांदी की पायल और बिछिया लेना मुश्किल हो रहा है उसके लिए गैस का चूल्हा जाना मुश्किल हो रहा है। सब्जी आटा दाल का भाव क्या हो गया है, उसकी तो मुसीबत है, उसको मरने के बराबर जिंदगी जी रहा है। आज मध्यम वर्ग चाहे कि अपने बच्चे को पढ़ा ले, अच्छी शिक्षा दे दे, अच्छी शिक्षा के लिए पैसे उसके पास नहीं है, इतनी महंगी शिक्षा हो गई है, स्कूल बैग कितना महंगा, किताबें कितनी महंगी है, फीस कितनी महंगी है। आप देखिए पिसा जा रहा है मध्यम वर्ग अपनी स्कूटी में तेल भराना मुश्किल हो रहा है उसके लिए। अरे कहां अपना दुख व्यक्त करे, मध्यम वर्ग को क्या दिया सरकार ने? लेकिन ये मध्यम वर्ग तो हमेशा से रहा है ना भाई, अभी बहुत पुरानी बात नहीं। विधानसभा चुनावों में आपके मुद्दे क्या थे? यही तो मुद्दा था ना आपका, बेरोजगारी, महंगाई, किसान, फिर भी आप लोग को सत्ता में नहीं लाया ये मध्यम वर्ग। इसके पहले 19 में आप लोग जब गठबंधन, महागठबंधन के साथ, मायावती के साथ गठबंधन बना के लड़ रहे थे, तब भी किसान, नौजवान, बेरोजगारी, महंगाई यही मुद्दा था, फिर भी लोग आपके साथ जेल नहीं हुए। इस बार अब इंडिया अलायंस के साथ में है, उन्हीं मुद्दों के साथ जनता फिर से कैसे आपके साथ आ जाएगी, ये प्रश्न है। सर मैं जवाब दे रहा हूं। 2014 में सर आंखों पर बिठाया जनता ने, भरपूर प्यार दिया मोदी जी को, भरपूर दुलार दिया मोदी जी को, भरपूर इज्जत दी मोदी जी को, भरपूर वोट दिया मोदी जी को, और उसको आशा उम्मीद थी कि देश में महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, मोदी जी डॉलर को रुपए के बराबर कर देंगे, जो वादा करते थे मोदी जी। उसको बहुत बड़ी उम्मीद थी, किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे हमको, ये विश्वास था जनता को। और जनता का विश्वास क्या हुआ? हवाई हो गया, जुमले साबित हो गए सब इनके,
और अरे जनता 19 में खून सीटें के बढ़ आंसू गई बहा भाई, रही है इसमें। अशोक जी 14 से 19 में सीटें बढ़ गई। जी। आप कह रहे हैं कि 14 में इन्होंने जो वादे किए अगर वो पूरा नहीं करते तो 19 में सीटें कैसे बढ़ 19 जाती? में मैंने 19 में फिर जनता ने विश्वास किया, 5 साल का मौका इनके मांगने से और 10 चलिए साल ठीक का है, मौका दिया और अभी हम लोग इनको। 24 का इंतजार मैं कह करते रहा हैं। हूं इस बीच एक 10 बड़ी साल खबर का रुख कर लेता हूं मैं, 10 अशोक जी साल आऊंगा, मैं आऊंगा, एक 10 साल में सेकंड। कुछ ये नहीं बड़ी किया खबर, इन्होंने, वोटिंग तो परसेंटेज बताते हैं 2014 दर्शकों को, ये बड़ी जानकारी है। कानपुर में देखिए 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज 41.42% हुआ है। उन्नाव में 3 बजे तक 46.45% मतदान हुआ है। तो ये 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटाइल है। कानपुर में 3 बजे तक 41.42% मतदान हुआ है और अकबरपुर में 3 बजे तक 46% मतदान दर्ज किया गया है। तो चौथे चरण की ये वोटिंग लगातार जारी है। चौथे चरण में वोटिंग परसेंटेज आप देख रहे हैं 3 बजे तक का 46.45% मतदान। उन्नाव में 3 बजे तक 46% मतदान, कानपुर में 3 बजे तक 41.42% मतदान, अकबरपुर में 3 बजे तक 45.84% वोटिंग हुई है और मिश्रिक में 3 बजे तक 47.9% मतदान दर्ज किया गया है। तो ये 3 बजे तक का परसेंटाइल हम आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से चर्चा में लौटते हैं, सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, लेकिन अगर 14 में आप ये बात कह रहे हैं, 19 में ये बात कह रहे हैं, तो फिर 24 में वो बात कैसे आपकी मान लेगी जनता? ये मेरा प्रश्न था आपसे, जवाब दीजिए। जी सर, मुझे बोलने दीजिए। 2019 में एक बार फिर मौका दिया जनता ने इनको, 5 साल का मौका और दे दिया इनको। इन्होंने कहा कि समय कम पड़ गया, 5 साल का मौका और दे दिया इनको। 10 साल की सरकार देखने के बाद जब हाथ से तोते उड़ गए हैं मोदी जी के और जनता ने इनको झूठा साबित कर दिया है, यहां तक कि इलेक्टोरल बॉन्ड में भी इन्होंने घोटाला किया। मतलब ईमानदार बनते थे, ईमानदार के बेईमान साबित हो गए। अब जनता क्या भरोसा करे? सारे वादे जुमले हो गए, बेईमान भी साबित हो गए। इधर ईडी जाती है, इधर चंदा आ जाता है। स्पष्ट रूप से जनता ने समझ लिया है कि इनसे कुछ भला होने वाला नहीं है। ये पूंजीपतियों के मित्र हैं, पूंजीपतियों कर्जा माफ करेंगे, किसानों कर्जा माफ नहीं करेंगे। अब जनता जब इनके खिलाफ वोट दे रही, मध्यम वर्ग पूरा जुट के इनके या तो वोट दे रहा है या तो कुछ निकल नहीं रहा है। इनके जो कोर वोटर थे, चलिए ठीक है, पारंपरिक वोटर थे, वो उम्मीद मतदान ही नहीं उम्मीद कर पर रहे हैं। दुनिया कायम है और उम्मीद होनी भी चाहिए। ठीक है मनीष जी, ये जो बातें बार बार कही जा रही हैं, उनका ये मानना है कि नहीं, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, लेकिन अब तो भाई ऊब गई ना जनता। इन्होंने भले ही कोई साझा घोषणा पत्र ना जारी किया हो, लेकिन जनता उनके साथ जुड़ेगी। मनीष जी, मैं एक एक करके आपको 2-3 बातों का जवाब दूंगा। पहली हम लोग डिस्कशन कर रहे थे 400 पार का। आपने भाजपा प्रवक्ता से भी पूछा तो पिछली बार एनडीए की सीट कितनी थी? 350 से 360 के बीच में। तो जिस पार्टी ने 282 के संग 350 थी, 303 के संग 350 थी, तो अगर वो फिर से वोट मांगने जा रहे हैं तो उनका टारगेट 10% राइज का रीजनेबल है। 350 से 360 उनके पास थी, वो 400 मांग रहे हैं। पहली चीज ये जस्टिफाई होती है। दूसरी चीज, मध्यम वर्ग की जिक्र हो रही थी। मैं 2 इशू आपको मध्यम वर्ग के बताऊंगा। जब 2014 में सरकार का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उस समय 2.5 लाख तक का इनकम जो थी वो टैक्स फ्री थी। आज 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है। क्या मध्यम वर्ग को ये बेनिफिट नहीं मिला? उसके हाथ में ज्यादा पैसा नहीं जा रहा है। दूसरी चीज, 2014 में जब सरकार थी, उस समय होम लोन के इंटरेस्ट की दर 12, 13, 14% हुआ करती थी। आज होम लोन की इंटरेस्ट दर 8 से 8.5, 9% है। तो इसलिए हमें उस डेटा से सपोर्ट करके मध्यम वर्ग को आकर्षित करना पड़ेगा। तीसरी चीज, हम किसानों का बहुत जिक्र करते हैं, लेकिन मैं डिबेट्स में जाके ये चीज कभी भी समझने में असमर्थ रहा हूं कि क्या भारत में सिर्फ यूपी में ही किसान है? यूपी के अलावा भारत में कहीं किसानी नहीं होती? ये मुद्दे और जगह क्यों नहीं हाईलाइट होते इलेक्शन में, और राज्य इसको क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि यहाँ पे किसानों की संख्या ज्यादा है और उन तक सही बातें नहीं पहुंचती। अगर सिर्फ किसानों पे ही चुनाव होता तो पंजाब में भी किसान है, साउथ के राज्यों में भी किसान है, वहां पे भी उस जनाधार में फर्क दिखता ना। क्योंकि देश ने अगर एमएसपी किसानों को नहीं दिया है तो सिर्फ एक राज्य के किसानों की बात नहीं हो रही है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी लोग इस वर्ग से संबंधित हैं, सबसे उसी तरीके से बात हो रही है। सबके लिए नया कानून आया था जो वापस हो गया, सबको एमएसपी में वही परेशानी है। इसीलिए कहते हैं, आप जो मुद्दे उठा रहे हैं, रीजनल पार्टीज अपने अपने प्रदेश के मुद्दे उठाती हैं और उस पर चुनाव लड़ती हैं, लेकिन ये देश का चुनाव हो रहा है, इसमें देश का नेतृत्व चुना जा रहा है, तो इसमें रीजनल मुद्दे जो है वो स्लो डाउन हो जाते हैं। देश के मुद्दे आगे आ जाते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ है, हम कितना सुरक्षित हैं, हम कितना आगे बढ़े हैं, हम कितना आगे जाएंगे, क्या एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, क्या रोड्स बन रही हैं, क्या स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, क्या लोगों को स्वरोजगार में लोन मिल रहा है।
क्या सरकारी नौकरियां हर राज्य में वैसे ही हैं? राज्य नहीं, की लेकिन मनीष जी, जनसंख्या के क्योंकि हिसाब गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई, मुझे लगता है कि इस देश में जब से चुनाव शुरू हुआ है तब से ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जो हमेशा से रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जनता कभी इन मुद्दों पर वोट करती? क्योंकि विपक्ष का ये मानना है कि ये सबसे बड़ा मुद्दा है और इसी पर चर्चा होनी चाहिए, जनता को इसी पर वोट करना चाहिए। लेकिन क्या वाकई में जनता गरीबी पर, बेरोजगारी पर और महंगाई पर वोट करती है? जनता जरूर इस पे वोट करती थी। जब मैं इसका जवाब दूंगा तो फिर मैं बायस्ड हो जाता हूं। जिन सरकारों ने 50 साल से ज्यादा ऊपर शासन करा है, वो आज की गरीबी पे वोट मांग ही क्यों रही है? और जब वो 50 अरे 10 साल से शासन कर रही भाजपा, भाजपा 10 साल से शासन कर रही है। आपको मालूम होना चाहिए मनीष जी, आप स्पष्ट बात करें। 10 साल से भाजपा शासन कर रही है, 10 साल से। और वादा किया था वो मोदी जी ने, डालर तो रुपए कम कर देंगे, पेट्रोल का दाम कम कर देंगे, डीजल दाम कम कर देंगे। क्या किया मोदी जी ने? जवाब दीजिए आप। अशोक जी आपका बहुत सम्मान करता हूँ, आप कभी बीच में नहीं बोलते हैं। आज पहले मैं मजबूर, आपने मजबूर कर नहीं, दिया। ठीक है अशोक जी, जवाब लेते हैं, जवाब लेते हैं। मजबूर कर दिया। नहीं, ठीक है भाई, ये सबको पता है 10 साल से। अरे अशोक जी, ये सबको पता है कि 10 साल से सरकार चला रहे हैं। अशोक जी, ये सबको पता है 10 साल से सरकार चला रहे हैं, लेकिन वो 10 साल से पहले जो 50 साल तक शासन करते रहे, अगर वो भी ये कहेंगे कि हमको गरीबी पर वोट दीजिए, तो जनता उनसे भी तो पूछेगी ना भाई। बिल्कुल, मैं आम आदमी की तरह जवाब देता हूँ। 2004 से 2014 के बीच में अगर मैं होम लोन लेने जाता था तो मुझे 13 से 14% पे मिलता था। आज मुझे 10% से कम पे मिल रहा है। मैं एक सामान्य नागरिक की तरह जवाब दे रहा हूँ। मेरी पहले इनकम की टैक्स की छूट 2.5 लाख तक थी, 2.5 लाख से ऊपर परसेंटेज बढ़ने लगती थी। आज अगर मैं ऑप्शन लेता हूं तो 7 लाख तक मेरी इनकम टैक्स फ्री है। मुझे उन चीजों का बेनिफिट मिल रहा है। मिडिल क्लास जो है ना, इस चीज को एब्जॉर्ब कर रहा है। पेट्रोल के रेट, गैस के रेट किसी सरकार के कंट्रोल में नहीं है। कांग्रेस जब 2014 में देश छोड़ के गई, गैस की सब्सिडी मिलती थी। गैस पर सब्सिडी थी कि नहीं थी? बताइए, गैस पर सब्सिडी थी कि नहीं? सुनिए तो भाई अशोक जी सुनिए, वो बता रहे हैं, क्लैरिफाई करें उसको। सुनिए, अरे भाई सबको पता है सब्सिडी थी नहीं थी। सुनिए तो हाँ मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दिया मोदी जी ने। ठीक है मनीष, अरे कमर तोड़ दी होगी तो भाई आपको जी तोड़ वोट भी मिलेगा ना भाई। सुनिए तो पहले। मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। 2004 से 14 के बीच में हमारे ऊपर 1 लाख करोड़ से ज्यादा ऑयल बॉन्ड का कर्जा था। आप लोग उस सब्सिडी को पास करते थे, लेकिन देश का फिर वही मीडियम क्लास का जो टैक्स जाता था, वो ऑयल बॉन्ड का कर्जा उसी से भरा जाता था। और मैं एक छोटी सी बात का आपको और जवाब देता हूं। आप कहते हैं 5 साल के बाद जनता ने 5 साल इन्हें और मौका दिया कि हम 10 साल देते हैं, आप अपनी चीज करके दिखाओ। तो 12 से 17 जब आपकी सरकार थी, आपको 5 साल का और मौका क्यों नहीं दिया जनता ने कि आपको भी 5 साल और देते? आपने बहुत विकास करा था यूपी का, जैसा आप लोग बताते हो, तो आपको 5 साल की एक्सटेंशन क्यों नहीं मिली? 2007 से 12 में बहन जी को 5 साल की एक्सटेंशन नहीं मिली ना, जनता ने आपको चूज करा। लेकिन पहली बार 35 साल में ऐसा हुआ कि 2017 और 22 के बाद भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से आई। तो क्या जनता इन चीजों को नहीं समझती तो क्यों ऐसे वोट पड़ रहा है? आप लोग की सरकारें 5-5 साल में बदलती है, इनकी सरकार 5 साल के बाद फिर 5 साल के लिए आई है। तो कुछ तो बदलाव लोगों ने देखा होगा ना उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अपर्णा नहीं, वैसे तो मनमोहन सिंह की सरकार भी रिपीट हुई थी, वो भी दोबारा आई थी, सरकार सत्ता में आई थी। 5 साल के बाद फिर 5 साल आई थी, ये भी दोबारा 5 साल आ गए, बस। ठीक है अपर्णा जी। मैं एक छोटा सा एक लाइन में जवाब दे देता हूं। मनमोहन सिंह की सरकार जो 2004 से 9 में थी और 9 से 14 में थी, रिपीट हुई थी, लेकिन वो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी। इस देश ने 84 के चुनाव के बाद 282 और 303 दो पूर्ण बहुमत की सरकार दी है। पूर्ण बहुमत की सरकार एक डिसाइसिव जनादेश होता है, और जो मिली जुली सरकारें होती हैं वो डिसाइसिव जनादेश नहीं होता है, परिस्थितियों में समझौता करके बनाया गया जनादेश होता है। झूठ बोलने की सरकार बनी, जुमले की सरकार बनी। चलिए ठीक है, अब ये जनता के मैंडेट का अपमान है, ये तो अपमान है अशोक जी। ठीक है, ये मत कहिए भाई, उनको अगर बहुमत दिया तो वो जनता ने दिया ना, जुमलों से कोई वोट नहीं करता। इसका मतलब आप ना इसका मतलब अशोक जी आप ये मानते हैं कि जनता विवेकहीन है, उसके पास बुद्धि नहीं है? भावना युक्त है। नहीं, ठीक है, तो वो भावना आपके साथ नहीं जुड़ती ना, वो भावना आपके साथ नहीं जुड़ती, उसको जोड़िए। वो भावना आपके साथ नहीं जुड़ती तो आप उसको जोड़िए। इसका मतलब जब आपको चुना था उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उस समय भी जनता भावनाओं में बह गई थी, नहीं है ना जवाब अपर्णा जी?
नहीं, जवाब की क्या बात है इसमें? जनता ने, अरे भाई आपको चुन ले तो जनता का विवेक है, इनको चुन लेगी तो जनता भावना में बह गई। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। जनता के जनादेश का सम्मान करना सीखिए। अभी जनता वोट कर रही है, अभी जनता वोट कर रही है, अभी 4 ही चरण हुए हैं। इसलिए ये मत कहिए कि भावनाओं में बह गई। जनता बहुत बुद्धि से, विवेक से अपने वोट करती है। अपर्णा जी, जुमलों में आ गई ना, 15 लाख रुपए। नहीं ठीक है, तो भाई ऐसे तो मैं ये भी मानूंगा ना, जब आपकी सत्ता आई थी तब भी जनता आपके जुमलों में आ गई होगी फिर। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं, आपकी सत्ता आएगी तो वो जुमला नहीं होगा, वो आपकी जीत होगी, इधर जुमला हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। जनता के मैंडेट का सम्मान करिए बस। भाजपा ने अतिशय, मैं केवल ये कह रहा हूं, जनता के मैंडेट का सम्मान करिए। आपके साथ होगा तो उसका भी सम्मान, इनके साथ होगा तो उसका भी सम्मान। ये मत कहिए बस। अपर्णा जी, मैं इतनी देर से यही कहने का प्रयास कर रही हूँ कि जब इनके पक्ष में चीजें नहीं आती हैं तो ये मीडिया से नाम पूछते हैं अखिलेश यादव जी कि तुम्हारा नाम क्या? अच्छा तुम्हारा नाम ब्राह्मण, अच्छा तुम ब्राह्मण, अच्छा तुम तो भाजपा के होगे, अच्छा तुम ठाकुर, अच्छा तुम भाजपा के होगे। अगर वो मुस्लिम है या फिर वो यादव है तो कहते हैं अच्छा ठीक है, फिर तुम सवाल पूछ सकते हो। इस तरीके का व्यवहार मीडिया से आप करते हो। अब आप जनता को कह रहे हो कि वो उनके पास बुद्धि नहीं है, वो विवेकहीन है, उनके पास तो इमोशनल है। जनता को मैंने नहीं कहा, जनता को भावनात्मक कहा है। जनता से झूठ बोलने वाले व्यक्ति के झूठ में आ गई, झूठ में आई जनता। जनता ने विश्वास किया मोदी जी पर। जनता ने अशोक जी अभी सुनिए, अशोक जी अभी सुनिए। नहीं अशोक जी, फिर भावनाओं में बह करके वो समाजवादी पार्टी के साथ क्यों नहीं आती? जनता ने नहीं, जनता भावनाओं में बह के आपके साथ क्यों नहीं आती? आपके साथ आ जाना चाहिए ना। हाँ समाजवादी पार्टी ठीक है, ठीक है। आप जब, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जब इनके साथ जाए तो वो भावना में बह गई, आपके साथ आ जाए तो नहीं, आप झूठ नहीं बोलते, आप बहुत सत्य बोलते। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जनता के विवेक पर प्रश्न चिन्ह मत खड़ा करिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी 4 फेज हुए, अभी 5, अभी 4 फेज हुए। अभी जनता वोट कर रही है, अभी जनता वोट कर रही है, अभी जनता वोट कर रही है, लाइन में लगी हुई है। इसलिए जनता के विवेक पर प्रश्न खड़ा करेंगे तो मुझे लगता है कि फिर जनता इसको भी देखेगी। ठीक है अपर्णा जी, हम 15 लाख रुपया देने का वादा नहीं ठीक है, आप मत वादा करिए, लेकिन जनता को भी पता है ना कि कौन उनको 15 लाख दे सकता है और कौन नहीं दे सकता। ठीक है, सुनिए, अरे भाई सुनिए, नहीं, झूठ बोल करके कोई वोट नहीं ले सकता। झूठ बोल करके अगर कोई वोट ले लेता होता तो मुझे लगता है कि एक पार्टी जो सत्ता में आती वो दोबारा फिर कभी सत्ता से जाती ही नहीं। इसलिए जनता को इतना मूर्ख मत समझिए, इतना मूर्ख मत समझिए ये कह करके कि खाली वो भावनाओं में बह करके वोट कर देती। जनता भावनाओं में बह के वोट नहीं करती, उसके बाद बुद्धि विवेक सब होता है। अपर्णा जी, हमने लैपटॉप देने की बात कही, लैपटॉप दिया पब्लिक को, जनता को दिया, अशोक जी यही तो मैं कह रहा हूं ना भाई, जनता भावनाओं में बह करके वोट नहीं करती है, उसके पास बुद्धि और विवेक भी होता है। भावना प्लस बुद्धि प्लस विवेक, भावना प्लस बुद्धि प्लस विवेक। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जनता के पास दिमाग है, वो अपने दिमाग और विवेक के साथ काम करती है। अपर्णा जी, जनता को लगा कि किसानों के, अरे अभी लगेगा तो वो आपके साथ खड़ी हो जाएगी ना, लेकिन अभी दूसरे को बोलने दीजिए ना, ऐसे नहीं होता। अशोक जी, आपकी सरकार आ जाएगी तो सब बढ़िया, उधर उनको वोट कर दे तो भावना में बह गए, ऐसा नहीं होता। मैं केवल इतना कह रहा हूं आपसे, इसको समझिए पहले। अपर्णा जी, समस्या तो ये है कि प्रश्न करते हैं, उसके बाद उत्तर नहीं सुनना होता, फिर बोलते रहते हैं, अपना ही बोलते रहते हैं। आप किसी को बोलने नहीं देंगे तो सुनेंगे कैसे? सुनिए तो कृपया। आपने बात करी कि आपने लैपटॉप दिए, आपने ये किया, शिक्षा व्यवस्था पर बोला। शिक्षा व्यवस्था मुलायम सिंह जी के जमाने में जितनी गिरी थी उतनी कहां गिरी? सारे जो सेंटर थे वो सब केंद्र कर दिए गए थे और नकल का कितना बड़ा आवंडर आ गया था उत्तर प्रदेश में। आज भी उत्तर प्रदेश उस वजह से आपके केंद्र किए गए सेंटरों की वजह से उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था इतनी डगमगाई हुई है कि अभी भी रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। आप शिक्षा व्यवस्था पर तो कृपया मत बोलिएगा, नहीं तो मुझे इतने पुरानी बातें लाकर बात करनी पड़ेगी जो आपके पास बोलने के लिए नहीं होगा। रही बात चुनाव के मुद्दों की, तो चुनाव के मुद्दों की बात की आपकी सरकार में ऐसे भ्रष्टाचार हुए हैं। आपने तो आप भर्ती घोटाले की बात कर रहे हो। अरे आप थोड़ा सा ये बताओ कि आपकी सरकार में कौन सी नौकरियां दे दी गई थी और कब भर्ती घोटाला नहीं हुआ? वो चला आ रहा है दीमक जो आपने बोया था, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उस दीमक को लगातार निकालने का काम कर रहे हैं। कहाँ छोड़ा है आपने शिक्षा व्यवस्था को, ये बताइए उत्तर प्रदेश में। और रही बात 2019 में मायावती जी के साथ आपने गठबंधन किया था, इसलिए आपके पास थोड़ी बहुत सीट आ गई थी। इस बार
आपके अगर यही प्रयास रहे, जनता को बेवकूफ बोलने वाले अगर ये विचार रहे, तो आपकी रही बची जो ये मैनपुरी गढ़ की सीट हुई है ना, जयवीर सिंह जी के नाम पर चली जाएगी, ये देख लेना। ठीक है, लेकिन अपर्णा जी, अशोक जी का बातों का लब्बो लुबाब ये था कि भाई देखिए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अगर आपने एक बार 14 में कोई बात कही, जनता को लगा कि चलिए ठीक है आपके साथ जाना चाहिए, वो आपके साथ चली गई। 19 में उसको फिर लगा कि चलिए ठीक है, हो सकता है 5 साल का समय थोड़ा ना काफी रहा हो तो 5 साल आपको और दे दिए, लेकिन अब 10 साल एक बड़ा स्पैन होता है। उस 10 साल का पूरा लेखा जोखा जनता आपसे मांगेगी। उसमें आपसे फिर वो बेरोजगारी का भी जिक्र करेगी, उससे भी वो आपके नौकरियों के आंकड़ों को भी मांगेगी, आपने जनता का लिविंग स्टैंडर्ड कितना बढ़िया किया और उनको क्या आपने दिया है, ये जनता आपसे पूछेगी। ये विपक्ष का कहना, और उस पर आप लोग पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए, इसलिए उनको उम्मीद यह है कि जनता अब उस तरफ रुख करेगी। अपर्णा जी, देखिए 12.5% जो वोट था ना मायावती जी का, वो अब इनके साथ नहीं है, ये आप मान के चले, क्योंकि इनके पास अब जो अपना खुद का जो इन्होंने इंडी अलायंस के साथ इन्होंने जो गठबंधन किया है, वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का फोकस है सिर्फ रायबरेली और अमेठी, समझ रहे हैं। वो तो 2 सीटों पर, इस पिछली बार जब यहाँ पर कन्नौज में जब आए थे राहुल गांधी जी, तो उन्होंने किस तरीके की भाषा का, प्रधानमंत्री जैसी इतनी बड़ी ऊंची सीट के लिए उन्होंने कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। देखो एक बात बता दूं मैं आपको अशोक जी भाई साहब, कि जनता सब कुछ स्वीकार करेगी। आप मुद्दे रखें, आप बातचीत करें, स्वीकार सब कुछ करेगी, लेकिन जनता एक चीज स्वीकार नहीं करती है कि आप किसी का इतना अनादर करते हैं कि आप उम्र की मर्यादा और सीमाएं भी भूल जाते हैं। इस देश में संस्कृति को अगर जो भूल जाता है उसका सर्वनाश निश्चित है, इस बात को आप मानिए। बड़े छोटे का अगर आप लिहाज नहीं करेंगे तो आपका पतन भी निश्चित है। ऐसी तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करने वाले माननीय राहुल गांधी जी का आप हश्र देख लेंगे 2024 के 4 जून को। तो ऐसे एक एक्सेप्टेबल नहीं होता है, उत्तर प्रदेश हो या फिर कोई अन्य राज्य हो या फिर पूरा देश की बात करें, तो मुद्दों पर बात करो तो समझ में आता है। लेकिन आप जो कहते हैं झूठी है भारतीय जनता पार्टी, अनर्गल पर आप अनर्गल जो आरोप लगाते रहते हैं, ऐसी मेरी एक भाषा का आप बता दीजिए कि जब हमने आपसे कहा हो कि आप झूठे हैं, हम ये जरूर कहते हैं कि आपने भ्रष्टाचार किया है, झूठे हैं, ऐसे अपशब्दों का नहीं ठीक है, चलिए ये झूठ सच का फैसला भी जनता ही करती ना अपर्णा जी, इसीलिए तो हम लोग आज भी चर्चा कर रहे हैं, अभी और फेजेस में भी चर्चा करेंगे और फिर 4 तारीख को भी हम लोग बैठेंगे। अशोक जी, ये जो घोषणा पत्र पर आप लोग कह रहे हैं ना कि जनता भरोसा करेगी, आपका घोषणा पत्र यानी कि समाजवादी पार्टी का एक घोषणा पत्र है, एक कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है, एक टीएमसी का घोषणा पत्र है, इस तरीके से जो 29 दल आप लोगों ने बनाए उन सब के अलग अलग घोषणा पत्र हैं। अब जनता कैसे ये डिसाइड करेगी कि भाई वो कौन सा घोषणा पत्र है जिस पर वह वोट कर दे जाके? सबके घोषणा पत्र में अलग अलग बातें। अशोक जी, देखिए सर, आप भी जानते हैं, आपने घोषणा पत्र सबके देखे हैं, आप मीडिया है, पत्रकार हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सी बातें हैं जो कॉमन है, कांग्रेस में भी है, हमारे में भी है, जैसे कि एमएसपी की गारंटी, किसानों का कर्जा माफ करने की बात, 5,000 रुपया पेंशन देने की बात किसानों को, ये सब बातें कॉमन है। रोजगार पैदा करने की बात, 30 लाख जो रोजगार है, रिक्तियां हैं सरकारी, उसको निकालने की बात, तो तमाम बेसिक मुद्दे जो है, मेन मुद्दे हैं, वो सब कॉमन है, उसमें कहीं से अनकॉमन नहीं है। और सवाल इस बात का है कि जनता जब विश्वास करेगी तभी तो वोट देगी। जनता किसी के कहने से तो वोट देने वाली नहीं है, न मीडिया में कुछ देख के वोट देने वाली है। जनता जब थक गई है, पक गई, तब तो वोट दे रही है। आप पहला फेज का चुनाव देख लीजिए, दूसरे फेज का देख लीजिए, और ये क्लियर हो गया तीसरे फेज से कि अब भाजपा पीछे है, हाशिए पे है। ये बड़ा मीडिया हाउस जान गए हैं, मीडिया में भी छिपा हुआ नहीं है, तमाम विश्लेषक भी समझ गए हैं इस चीज को। और ये अब जैसे चरण बढ़ते, 14 चरण चुनाव हो जाएगा, हो गया, 5वां चरण आते आते सारी बातें अपने आप खुलने लगेंगी, सब एक एक पर दर पर। तो ये तो छिपा नहीं है, 10 साल की इनकम्बेंसी के बाद जनता का रुख बदला है, इसको मानना चाहिए। और जो नहीं मानेगा ना माने, जनता देख रही, जनता सुन रही, जनता समझ रही है, जनता वोट कर रही है। वोट अखिलेश यादव जी के चेहरे पर डाल रही है जनता, या फिर राहुल गांधी के चेहरे पर डाल रही है, या मल्लिकार्जुन खड़गे के चेहरे पर डाल रही है, या ममता बनर्जी के चेहरे पर डाल रही है? किसके चेहरे पर वोट डाल रही है जनता? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के चेहरे पर वोट पड़ रहा है। राहुल गांधी जी हमारे साथ हैं, हमारे गठबंधन में हमारे साथ है, कांग्रेस हमारे साथ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल चूंकि समाजवादी पार्टी है, इसलिए समाजवादी पार्टी के अगुआ माननीय अखिलेश यादव जी के चेहरे पर ही वोट पड़ रहा है। कांग्रेस को भी वोट मिल रहा है, हमारे चेहरे पर वोट मिल रहा है। सच्चाई ये है, रायबरेली और अमेठी में हमेशा हम समर्थन करते रहे हैं। ये भी तो देखेगी ना, अखिलेश जी के नाम पर वोट डाल करके क्या वो प्रधानमंत्री के चेहरे तक पहुंच रहे हैं अखिलेश यादव? भाई उनको तो प्रधानमंत्री चुनना है ना। देखिए, अभी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का चेहरा तय नहीं है, ये जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद सब लोग आपस में बैठ करके तय कर लेंगे। निश्चित रूप से सभी का चेहरा प्रधानमंत्री लायक है, राहुल गांधी जी का भी चेहरा प्रधानमंत्री लायक है, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी का भी चेहरा प्रधानमंत्री लायक है,
ममता बनर्जी जी हैं, वो भी प्रधानमंत्री लायक वहां चेहरा है। ऐसे कई और लोग हैं जो कि प्रधानमंत्री लायक चेहरा जिनका है। हमारे यहाँ एक प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है, कई प्रधानमंत्री के चेहरे हैं, और उसमें से जो भी तय होगा उसमें हो जाएगा, बहुत ही प्यार से सौहार्द से हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। जनता इंडिया गठबंधन को वोट दे रही है, जनता मोदी जी की विदाई कर रही है, बहुत प्यार के साथ विदाई कर रही है, बाजे गाजे से विदाई कर रही है मोदी जी की इस बार। चलिए ठीक है मनीष जी, क्या ये वोटिंग परसेंटेज या फिर अभी तक का जो ट्रेंड है उसको देख करके ये अनुमान लगा लेना या यहां तक पहुंच जाना कि नहीं सत्ता परिवर्तन होने वाला है, क्या इस तरीके से आपको लगता है कि ये स्थितियां हैं ग्राउंड के ऊपर? देखिए, वोटिंग परसेंटेज में 19 के कंपैरिजन में कोई बदलाव नहीं है, कोई एंटी इनकम्बेंसी की लहर परसेंटेज में नहीं थी। दूसरी चीज, जैसे अभी अशोक जी कह रहे थे, सबसे बड़ा चेहरा यूपी का अखिलेश यादव है, उनके लिए वोट पड़ रहा है। इसका मतलब मुझे लगता है राहुल गांधी के लिए वोट कर्नाटक में पड़ेगा और हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा। बस इन दोनों जगह से 40 लोकसभा की सीटें भी नहीं आती। क्यों? तो क्या देश फिर उस दौर में जाएगा कि हर साल एक नया प्रधानमंत्री होगा, जैसे देश एक दौर देख चुका है? इसी वजह से तो स्टेबिलिटी नहीं आ रही है वोटर्स में। मैं यूपी का आपको थोड़ा सा डेटा देता हूं, क्योंकि हम लोग यूपी डिस्कस कर रहे हैं। यूपी की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस समय इसके मुकाबले में किसी से कम नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। यूपी में कोई दंगा नहीं हो रहा है, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कंट्रोल में, पहली चीज। दूसरी चीज, यूपी इस समय रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, यूपी के पास कोई कर्जा नहीं है। आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, यूपी के पास अपनी कमाई से ज्यादा पैसा रखा है नई परियोजनाओं के लिए। तीसरी चीज, पिछले एक साल में यूपी का जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ पार कर चुका है एक साल में। आप देखिए कितना बदलाव आ रहा है। यूपी इस समय महाराष्ट्र के बाद सेकेंड नंबर पे खड़ा है जीएसटी कलेक्शन में। ये जो अर्थव्यवस्था का बदलाव है ना, ये जमीन तक जाता है। आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाति के वोट मांगते रहे, लेकिन अयोध्या वगैरह का मंदिर के परिपेक्ष के अलावा जो विकास हो रहा है, जो अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूशन हो रहा है, वो लोअर लेवल तक पहुंच रहा है। ये डेवलपमेंट कोई बहुत हायर लेवल का नहीं हो रहा है। अभी वहां 5 स्टार बन रहे हैं, लेकिन अभी जहां वो लोग जा रहे हैं वो लोकल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जमीनी स्तर पे वो बदलाव आ रहा है। तो पक्ष को और विपक्ष को ये समझना पड़ेगा कि ये कैसा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। जीएसटी कलेक्शन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लोग बिजनेस आराम से कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी है, वो परेशान नहीं हो रहे हैं। पूरे देश दुनिया के लोग निवेश करने यूपी में आ रहे हैं। तभी तो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट होना बहुत बड़ी बात है, इसका जिक्र नहीं आता। अगर एक यूपी जैसा प्रदेश जो दुनिया में 6ठे नंबर पे आता है जनसंख्या के हिसाब से देश होने के नाते, उसके पास भी अपने रिजर्व में सरप्लस कैश है कुछ बड़ा डिसीजन लेने के लिए, जगह जगह लोगों को सुविधाएं पहुंचाने के लिए। इसलिए अगर कॉमन कैंडिडेट होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी के अलावा कौन कैंडिडेट है? लेकिन आप देख लीजिए, एक सिमिलैरिटी है विपक्ष में, हर विपक्ष का प्रवक्ता, हर राज्य का प्रवक्ता डायरेक्ट प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द बोलता है जो नहीं बोलने चाहिए, नहीं प्रयोग करने चाहिए, क्योंकि आप उनकी छवि को और एनलार्ज कर रहे हो, आप उन शब्दों को बोल रहे हो और आपका उसमें कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। आपके घोषणा पत्र में आधी योजनाएं ऐसी है जो स्टेट सब्जेक्ट ही नहीं है, जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है। तो आप उसका वादा कैसे कर रहे हो? क्योंकि आप ना प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो, न इस समय आप सरकार में हो। जिनके पास 1 सीट, 2 सीट, 4 सीट, 5 सीट है, वो देश की योजनाएं बना रहे हैं। क्या जनता ये नहीं समझती कि ये लोग योजनाएं कैसे बना रहे हैं, कैसे धरातल पे लाएंगे? इनके पास वो इसका डेटा बैंक है पीछे से, जैसे कांग्रेस ने कहा है हम 1 लाख रुपए हर महिला को देंगे। तो भारत में कितनी महिलाएं हैं? क्या उसका कोई बैकअप है? आपके पास कोई प्लान है कि इतना रेवेन्यू आएगा कहां से? इसीलिए ये चीजें जमीन तक नहीं जा रही और विपक्ष को इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जैसा कोई वोटर अभी किसी राज्य में नहीं दिख रहा। इन्हीं मुद्दों पे 5 महीने पहले चुनाव होता है। आप मध्य प्रदेश में देखिए कैसी मेजोरिटी आती है। छत्तीसगढ़ में 15 से सीटें कहां पहुंचती हैं, 2/3 बहुमत से सरकार बनती है। वैसे ही राजस्थान में बनती है। तो क्या 5 महीने में कोई नया नैरेटिव बना? नहीं नैरेटिव बना, उसी नैरेटिव पे चुनाव हो। नहीं तो आपको ये लगता है कि 2009 में जिस तरीके से वापसी हो गई थी, क्या कुछ कमोबेश एक वो चीज अभी भी मान कर विपक्ष चल रहा है कि जनता उस तरह से परेशान है, या एक वो फटीक फैक्टर है इसलिए जनता वोट कर देगी और मोदी को हटाना है ये केवल जनता के जहन में होगा? ये इधर से क्या वादे कर रहे हैं या इनके पास क्या घोषणा पत्र है, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्या इसको मान करके चल रहे हैं? क्या इस तरीके का परसेप्शन आपको नजर आता है? हम इस तरीके का परसेप्शन मान के चल रहे हैं कि 282 से 303 का जो सफर था वो डेवलपमेंट पे था।
लेकिन उसके बाद 19 से 24 के बीच में अगर कोई बड़ा नैरेटिव बनता ना, वो राज्यों के चुनाव में आपको दिखाई पड़ता। अगर आप राज्य में एंटी इनकम्बेंसी को नहीं जीत पा रहे हो, आप राज्यों में सरकार नहीं रिटेन कर पा रहे हो जहां सीएम फेस होता है, तो देश में तो आपने ना कोई चेहरा बनाया है, ना आज आपके पास कहने को है। आप कह रहे हो हम इलेक्शन के बाद तय करेंगे। आप राज्यों में रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ पाए तो देश में कैसे रिप्लेसमेंट ढूंढोगे? अगर आप क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ेंगी तो वो उन्हीं समस्याओं को तो केटर करेंगी ना। उन्हें देश की समस्याओं की जानकारी कहां से आती है? कैसे क्षेत्रीय नेताओं को पता चलता है कि तमिलनाडु की जनता को क्या चाहिए, उड़ीसा की जनता को क्या चाहिए? उड़ीसा बहुत पहले से रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, इसीलिए उसी उड़ीसा में पटनायक जी की लेगेसी 45 साल से 3 परिवारों में चल रही है। 3 पटनायक ने शासन करा है। वहां पे क्यों नहीं जनता हर 5 साल में सरकार बदलती? कोई तो कारण होगा ना। अखिलेश यादव की सरकार 5 साल में बदलती है, मायावती की बदलती है, बहन जी की नहीं बदलती। इतनी स्ट्रॉन्ग सरकार होने के बाद भी भाजपा बंगाल में नहीं जीत पाती, तो भाजपा को ये मानना पड़ेगा कि वहां पे उनके पास कमी है। वो इस चीज को मानते हैं, काम करते हैं। 3 से 73 सीट पे आए, अगली बार कुछ और बढ़ेगा। 4 से वो 18 सीट पे आए थे और वो कह रहे हैं इस बार लोकसभा में उनकी सीटें और बढ़ेंगी। ऐसे ही बिल्कुल, मुझे लगता है मनीष जी इसके लिए अब थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। बहरहाल अब सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने दावे करते रहेंगे, ये जनता को तय करना है कि आखिर सही क्या है और गलत क्या है और जनता किसके साथ खड़ी। बहुत शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए और हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो इंडिया न्यूज पर चुनावी कवरेज लगातार जारी है। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं।